अर्थशास्त्र में चार विधाओं का उल्लेख है, अर्थात मानव ज्ञान चार प्रकार का होता है। अन्वीक्षिकी अन्वीक्षिकी में दर्शन व तर्क, इसमें चारवाक, सांख्य व योग दर्शन का ज्ञान आता है। यह विधाओं की प्रकाश स्तंभ विधा है। दूसरी है त्रयी, इसमें धर्म, अधर्म और वेद का ज्ञान तथा वर्ण व्यवस्था का ज्ञान आता है। तीसरी है वार्ता, इसमें कृषि, व्यापार अर्थात अर्थव्यवस्था का ज्ञान आता है। यह राज्य का प्राण है। चौथी है दंड नीति, इसमें शासन कला या राजनीति शास्त्र संप्रभुता आता है। इसमें शासन कला व राजनीति शास्त्र आता है। संप्रभुता का वास दंड में है। संपूर्ण सांसारिक जीवन व राज्य दंड नीति पर ही आश्रित हैं। ज्ञान की प्रथम तीन विधाओं का संरक्षण संवर्धन दंड नीति पर अविलंब है। दंड नीति भी स्वतंत्र नहीं है। दंड जीवन में सुरक्षा लाने हेतु अनिवार्य है, लेकिन दंड अनुशासन पर आश्रित है। दंड ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। दंड राज्य शक्ति व संप्रभुता का प्रतीक है तथा अर्थशास्त्र के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। अर्थ की तुलना में धर्म गौण होता है। कौटिल्य का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में लौकिक अर्थशास्त्र है। इसमें धर्म की ब्राह्मणवादी अवधारणाओं, धार्मिक आचरण और नैतिक कर्तव्य के प्रति कोई सम्मान व्यक्त नहीं किया गया है। विंटरनेट्स तथा जूलियस जोली ने अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य की धर्मनिरपेक्ष तथा भौतिकतावादी मनोवृत्ति की चर्चा की है, किंतु मनु, नारद, विष्णु तथा याज्ञवल्क्य आदि धर्मशास्त्र परंपरा के लेखकों में रूढ़िवादी मनोवृत्ति पाई जाती है। धर्म को निजी मामला मानने वाला कौटिल्य अपनी धर्म निरपेक्षीकरण नीति के तहत सन्यासियों के पंजीकरण की राय देता है। धर्म को वे राज्य की सेवा का साधन व उपकरण मानते थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक संकट काल में मंदिरों के धन के अधिग्रहण का सुझाव दिया। मत्स्य न्याय की समाप्ति हेतु राज्य का उद्भव होता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य व पद दोनों में की है। अर्थशास्त्र में कूटनीति, राज्यशिल्प को इतनी प्रमुखता दी गई है कि नैतिकता पर राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आगमनात्मक व उनकी उपपद्धतियाँ प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, परीक्षणात्मक तथा सादृश्यात्मक की समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य की लेखन पद्धति वर्णनात्मक है, पर्सपेक्टिव है। कौटिल्य के अनुसार राजनीति शास्त्र के दो पहलू होते हैं, पहला दर्शनात्मक और दूसरा प्रयोगात्मक। अर्थशास्त्र में दोनों ही प्रकार की राजनीतियों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजनीतिक समस्याओं का विवेचन कर उनका समाधान प्रस्तुत किया है। अतः अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति है। इसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में मुख्यतः निम्न विषयों का विवेचन किया गया है। 15 अधिकरणों में पहला अधिकरण है विनयाधिकरण। इसमें राज्य से संबंधित तथा राजा की रक्षा समस्याओं तथा ज्ञान की शाखाओं का विवेचन किया गया है तथा इसमें राजा के जीवन का सामान्य व्यवहार का वर्णन है। दूसरा अधिकरण, इसका नाम है अध्यक्ष प्रचार। इसमें राजा के प्रशासनिक विभागों व विभिन्न पदाधिकारियों, उनकी कार्य, दुर्गों के प्रकार, वित्त व नियंत्रण आदि विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरा अधिकरण है धर्मस्थयी। इसमें राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन है। इसमें विवाह तथा उत्तराधिकार, ऋण, दास, श्रमिक, चोरी, जुआ आदि विषयों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों और सुनवाई का निर्णय भी इसमें किया गया है। चौथा अधिकरण का नाम है कंटक शोधन। इसमें चोरी, डकैती आदि की उपचार की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। 5वें अध्याय का नाम है योग व्रत। इसमें राज्य के कर्मचारियों के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। छठा अधिकरण है, उसका नाम है मंडलयोनि। इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। प्रकृतियों के गुण तथा शांति व उद्योग।
सातवां अध्याय है जिसका नाम है षाड्गुण्य। इसमें विजय के लिए अभियान करने से पूर्व के कार्यों पर विचार किया गया है। इसमें षाड्गुण्य नीति अर्थात राष्ट्र संबंधी विचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय जिसका नाम है व्यसंधिकारक। इसमें व्यसन वर्ग की प्रकृति, राजा और राज्य के व्यसनों का विचार, राज्य की विपत्तियों के मूल कारण, उनके दूर करने के उपायों का वर्णन है। इसमें युद्ध, विजय, पराजय तथा सेना संबंधी व्यवस्थाओं का चित्रण है। नवा अधिकरण है, उसका नाम है अभ्यास क्रम। इसमें शक्ति, समय तथा कमजोरियों आदि का वर्णन किया गया है। इसमें शक्ति, समय, विजय से पूर्व विचारणीय विषयों का वर्णन है। 10वां अधिकरण है संग्रामिक। इसमें युद्ध नीति, विजय के लिए युद्ध के नियम आदि का वर्णन किया गया है। 11वां अधिकरण है संघव्रत। इसमें कूटनीति तथा भेदभाव का वर्णन किया है, अर्थात भेद के प्रयोग और उपासुदंड का वर्णन है। 12वां अधिकरण है आम्लियस। इसमें दुर्बल राजा की छल नीति पर विचार किया गया है। 13वें अधिकरण का नाम है द्रुगलंबोपाय। इसमें शत्रु के किले पर पहुंचने के उपायों का वर्णन किया गया है। और 14वें अधिकरण का नाम है औपनिषदिक। इसमें विष मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। 15वां अध्याय है जिसका नाम है तंत्र युक्ति। इसमें निर्णय संबंधी युक्तियों का वर्णन किया गया है। अभी जो हमने 15 अधिकरण पढ़े हैं उनमें जो मुख्य हैं उनको एक बार दोबारा देखते हैं। पहला अधिकरण विनय अधिकरण। इसमें मूलतः राजा के कार्यों से संबंधित है यह। दूसरा अधिकरण अध्यक्ष प्रचार, यह राज्य के प्रशासन विभाग व पदाधिकारियों से संबंधित है। तीसरा अधिकरण है धर्मस्थलीय, यह न्याय प्रक्रिया से संबंधित है। चौथा अधिकरण है कंटक शोधन, इसमें चोरी डकैती आदि के उपचार हैं। छठा जो अधिकरण है उसका नाम है मंडलयोनि। इसमें राज्य के 7 अंग, सप्तांग प्रकृतियाँ हैं। 7वां अधिकरण है वह है षाड्गुण्य। इसमें षाड्गुण्य नीति का उल्लेख है। और 12वां अधिकरण का नाम अम्बालियस है, जिसमें दुर्बल राजा की छल नीति का वर्णन है। 14वां अधिकरण है औपनिषदिक। इसमें शत्रुनाश के तरीके बताए हैं। भारतीय कूटनीति व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कहते हैं कि अर्थशास्त्र का सामने आना चाहे वह सही हो या गलत, राष्ट्रवादी के लिए चेतना का निर्माण करने और भारत के अपने अतीत और वह क्या कर सकता है उसे लेकर एक नवीन युग बोध तैयार करने में सहायक रहा। शिवशंकर मेनन आगे कहते हैं कि कौटिल्य उन्हीं समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में हम सोचते हैं। वह ऐसी स्थिति में था जब कई राज्य थे। वह ऐसी ही बहुध्रुवीय दुनिया थी जैसे कि आज जो 1648 की वेस्टफालिया की शांति संधि के बाद की है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के मादक प्रोफेसर व अर्थशास्त्र के हालिया अनुवादक ओलिवेल का कहना है कि कौटिल्य रणनीतिकार है। वह राज्य का सेवक है और राज्य की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार विजयकेशु द्वारा विजय पाना, शक्ति या सत्ता का विस्तार करना कौटिल्य की रणनीति का केंद्र है। मैक्स वेबर ने अपने विख्यात लेख पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन में अर्थशास्त्र को रेडिकल मैकियावेलिनियम करार देते हुए कहा है कि इसके सामने 16वीं सदी में लिखी गई मैकियावेली की रचना द प्रिंस की चमक फीकी पड़ जाती है। अर्थशास्त्र की तुलना चीनी विद्वान सुंजू के आर्ट ऑफ वार से की गई है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का मानना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही रूप में उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के उग्र सिद्धांतों की तुलना में प्रिंस तो सीधा साधा लगता है। मैक्स वेबर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में फ्लोरेंटाइन के राजपुरुष व मैकियावेली के द प्रिंस को बच्चों की कहानी की संज्ञा दी गई है।
अमर्त्य सेन कहते हैं कि अपने राजनीतिक विचारों में कौटिल्य अनैतिक नहीं है बल्कि निर्णैतिक है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रैसो के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑर्डर 2015 में लिखते हैं कि अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविक बताता है। सुनील खन्नानी अपनी पुस्तक अवतरण में लिखते हैं कि वाकई कौटिल्य की राज्य की अवधारणा चिंताजनक रूप से वर्तमान की तरह है। वह किसी हिमखंड के जैसी है। उसका एक हिस्सा तो राजसी शक्ति के आकाशदीप की तरह हम पर हावी रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा गहराई में छिपा रहता है, जिसमें गोपनीयता, दोहरापन, चालबाजियाँ, लगातार निगरानी की स्थिति बनी रहती है। ऐसी सरदार कहते हैं कि कौटिल्यन में स्टालिन का प्रजातंत्र, हिटलर की निपुणता, विल्सन का विज्ञानवाद, चर्चिल का साम्राज्याभिमान और च्वांग की देशभक्ति का समचिन समायोजन है। कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के अर्थशास्त्र, सुंजू की आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली के द प्रिंस को पढ़ना पसंद करते हैं। गुप्तकाल में जो विशाखदत्त द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस है, वह कौटिल्य पर ही आधारित है। इसमें कौटिल्य का नकारात्मक चित्रण किया गया है। बी.आर. मेहता ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार में लिखा है कि राजनीति पर कौटिल्य के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक तो चाणक्य नीति और दूसरा अर्थशास्त्र। चाणक्य नीति भूमिका प्रदान करती है, एक अर्थशास्त्र चाणक्य नीति में वर्णित सिद्धांतों का राज्य में क्रियान्वयन दर्शाता है। डॉक्टर आल्तेकर का मानना है कि राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण के वाङ्मय में पाणिनि के अष्टाध्यायी का है। पाणिनि के अष्टाध्यायी की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए हैं। प्राचीन साहित्य में राजा ब्राह्मणवादी शक्तियों व कानूनों के अधीन था, पर कौटिल्य ने राजा को सभी मामलों में अंतिम रूप से कहने का अधिकार दिया, अर्थात उसे संप्रभु बना दिया। राजत्व के इस सिद्धांत के कारण ही भारत में उस समय प्रथम बार सुदृढ़ केंद्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। धर्म की बजाय अर्थ को महत्वपूर्ण मानने के कारण कवि बाण और माघ, कवि बाण की जैसे लेखकों ने कौटिल्य की सांसारिक सफलता के सिद्धांतों को छल के भौतिकवादी सिद्धांत कहा है और इसकी आलोचना की है। कवि बाण की पुस्तकें कादम्बरी और माघ की शिशुपाल वध। वहीं कुछ प्रसिद्ध कवि जैसे कवि भारवी ने कौटिल्य के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा है कि आत्मनियंत्रण द्वारा राजा नहीं बल्कि सन्यासी सफलता प्राप्त करते हैं। कालिदास, विशाखदत्त और सोमदेव ने भी उन्हें शासन कला का महानतम प्रेरणाता माना तथा उनकी प्रशंसा की है। कवि भारवी की पुस्तक है कीर्ता अर्जुनियम। सोमदेव सूरी की पुस्तक है नीतिवाक्यामृतम। सोमदेव सूरी की पुस्तक नीतिवाक्यामृतम व कामनंदक की कृति कामनंदक नीतिसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही आधार मानकर लिखी गई है। कामनंदक ने अपने ग्रंथ नीतिसार की भूमिका में लिखा है कि नीतिसार का आधार उसी विद्वान की रचना है जिसके वज्र ने पर्वत की भांति स्थिर तथा शक्तिशाली नंदवंश के शासन को समाप्त कर दिया, जिसने चंद्रगुप्त को पृथ्वी का स्वामित्व दिया तथा जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र का मंथन कर नीतिशास्त्र रूपी अमृत निकाला। उसी विद्वान तथा ब्रह्मा जैसे विष्णुगुप्त को नमस्कार है। कई इतिहासकारों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को राजनीतिक यथार्थवाद पर एक व्यवहारिक पुस्तक माना है। कौशाम्बी ने इसे यूनानी दार्शनिकों की रचनाओं की अपेक्षा समय तथा स्थान की दृष्टि से कई गुना अधिक अनुसरण करने योग्य ग्रंथ माना है। वहीं एक विद्वान कांगले ने इसे राजनीति का विज्ञान के साथ साथ एक ऐसी संहिता बताया है जो राजा को पृथ्वी के अधिग्रहण तथा रक्षा करने में सहायता पहुंचाती है। बासम ने इसे शासन व्यवस्था संबंधी संहिता कहा है और रोजर बोस ने इसे राजनीति अर्थशास्त्र का विज्ञान कहा है। हेनरिक जिम्मर ने इसे राजनीति अर्थशास्त्र और राजनय तथा युद्ध के नियमों पर एक कालंजयी रचना कहा है।